नमस्कार। आरुष एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हम गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की संख्यात्मक विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की संख्यात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहें कि 1 करोड़ जनसंख्या, कुछ लोग, अधिक लोग, कुछ किताबें, तो ये जो हैं गणनीय संज्ञाओं की संख्यात्मक विशेषता को प्रकट कर रहे हैं ये शब्द। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं इसको देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। नंबर 1 है गणनावाचक विशेषण, नंबर 2 क्रमवाचक विशेषण, नंबर 3 आवृत्तिवाचक विशेषण, नंबर 4 प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक विशेषक, नंबर 5 संग्रहवाचक विशेषण और नंबर 6 समुदायवाचक विशेषण, नंबर 7 विवक्षावाचक विशेषण। तो हम एक एक करके सबको विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। वे संख्यावाची शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 गाय, 20 गाय कहने से एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। 1 दर्जन केला, 10 लाख जनसंख्या, 500 रुपये, 5 वर्ष, 1 वर्ष, 10 वर्ष, तो ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे संख्यावाची शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दर्जन भर केला। अब दर्जन भर केला कहने से यह नहीं स्पष्ट हो रहा है कि केला दर्जन भर पूरा 1 दर्जन है कि नहीं है। लाखों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति कहने से यह नहीं स्पष्ट हो रहा है कि 1 लाख व्यक्ति हैं कि उससे कम है। अधिक गायें, अधिक गायें कहने से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि गायें कितनी हैं। 10-12 कुत्ते, अब 10-12 कुत्ते कहने से यह नहीं स्पष्ट हो रहा है कि 10 कुत्ते हैं कि 12 कुत्ते हैं। 100-125 रुपये, तो ऐसे शब्द यहाँ पर आए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे निश्चित संख्याएं जो बिना दशमलव या भिन्न में आकर किसी गणनीय संज्ञा की विशेषता को प्रकट करती हैं उन्हें पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 दर्जन पुस्तकें, 20 गायें, 50 व्यक्ति, तो ये जो है संख्याएं जो हैं पूर्ण रूप में आ रही हैं। 1 दर्जन पुस्तकें कहने से 1 दर्जन पूरे 12 पुस्तकों का बोध हो रहा है। 20 गायें कहने से पूर्ण संख्या का बोध हो रहा है। 25 गायें कहने से पूर्ण संख्या का बोध होगा। 50 व्यक्ति कहने से पूर्ण संख्या का बोध होगा। अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो वे निश्चित संख्याएं जो दशमलव या भिन्न में लिखी जाती हैं, जैसे 2.25 रुपये, 450 गायें आदि। अब देखते हैं पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण किसे कहते हैं?
गणनीय संज्ञाओं की सामान्य निश्चित संख्या का बोध कराने वाले संख्यावाची शब्द गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 100, 1000, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 100, 1000 कहने पे निश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित गणनावाचक संख्या विशेषण है। अगला है क्रमवाचक। वे निश्चित संख्याएं जिनसे किसी स्थान के क्रम का बोध होता है उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से। या तत्सम शब्द आए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, तो ये क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण हुए। अगला है आवृत्तवाचक। किन्हें कहते हैं? निश्चित संख्या और जिसमें गुना, गुनी, गुणे या गणनीय संज्ञा हो उसे आवृत्तवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तिगुना फल, 4 गुना गायें, दूना व्यक्ति, तिगुना व्यक्ति, 5 गुना व्यक्ति, तो इस तरह से जिसमें गुना शब्द आए, गुना, गुनी, गुणे शब्द आए, वे आवृत्तवाचक संख्यावाचक विशेषण होते हैं। प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक। गणनीय संज्ञाओं की प्रति एक संख्या का बोध कराने वाले संख्यावाची शब्द प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रति, प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक, तो ऐसे शब्द जहाँ पे आए, हर एक या प्रति, प्रत्येक, तो वो प्रत्येक बोधक या भिन्नतावाचक विशेषण है। अगला है समुदायवाचक विशेषण। तो समुदायवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन संख्यावाची शब्दों से निश्चित संख्याओं के समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दर्जन, शतक, सहस्र, तो इन सब शब्दों से समुदाय का बोध हो जा रहा है। दर्जन कहने से 1 दर्जन यानी 12 की संख्या का बोध हो रहा है, शतक कहने से 100 की संख्या का बोध हो रहा है, सहस्र कहने के 1000 की संख्या का बोध हो रहा है, तो ये समुदायवाचक विशेषण है। अगला है संग्रहवाचक। संग्रहवाचक किन्हें कहते हैं? जिनसे संपूर्ण प्राणियों अथवा वस्तुओं के संग्रह का बोध हो उसे संग्रहवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, तो दोनों, तीनों, चारों कहने से संग्रह का बोध हो रहा है। जैसे चारों उत्तीर्ण हो गए, दोनों उत्तीर्ण हो गए, तीनों आ गए, दोनों आ गए, चारों चले गए, तो इस तरह के शब्द जहाँ पे आए वहाँ संग्रहवाचक विशेषण होता है। अगला है विवक्षावाचक। विवक्षावाचक किसे कहते हैं? यदि एक ही निश्चित संख्या 2 बार आए, जैसे 10-10 रुपये, 2-2 गायें, 4-4 गाड़ी, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये, तो इस तरह के जो जहाँ पर एक ही संख्या 2 बार आए वहाँ विवक्षावाचक विशेषण होता है। और अगला है नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसके बारे में संकेत करता है अथवा उसकी विशेषता को प्रकट करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सार्वनामिक विशेषण जो है संज्ञा से पहले अगर आ जाए तो उसे वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यदि कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह वही गाय है जो कल चर रही थी। यह वही गाय है जो कल चर रही थी। तो यह जो है पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम है और ये जो है संज्ञा से पहले आया है तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे यह घर आपका है, तो यह जो है घर संज्ञा है, संज्ञा से पहले आया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर किसी संज्ञा की विशेषता बताता है
तो उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनाम जो है मूल रूप में यदि आए तो वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह लड़का बहुत तेज है, तो यह जो है मौलिक सर्वनाम है और लड़का संज्ञा है, संज्ञा से पहले आया है, तो ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। लड़का संज्ञा से पहले यह सर्वनाम जो है आया है, इसलिए ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जब किसी सर्वनाम में कोई कारक चिन्ह, निपात, अन्य शब्द जुड़ जाए तथा वह सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताए तो उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी मौलिक सार्वनामिक विशेषण में कोई यौगिक शब्द जुड़ जाए तो वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण के भेद। मौलिक सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 3 प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 4 संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब पहला है निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई निश्चयवाचक सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है तो उसे निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह व्यक्ति बहुत चतुर है, तो यह जो है निश्चयवाचक है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है और संज्ञा के पहले आया है, व्यक्ति संज्ञा के पहले आया है, तो ये निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इसमें जो है यह सर्वनाम है, व्यक्ति जो है संज्ञा है और बहुत प्रविशेषण है, चतुर जो है गुणवाचक विशेषण है, तो ये निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे वह गाय बहुत ही अच्छी है, तो वह क्या है? वह निश्चयवाचक मौलिक सर्वनाम है और संज्ञा के पहले आया है, तो ये जो है निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है कहने से यहाँ पे जो है ये सर्वनाम होगा, क्योंकि यह सर्वनाम जो है किसी संज्ञा के पहले नहीं आया है, तो ये सर्वनाम होगा। इस तरह से कहें अगर कि यह घर मेरा है, तो यह ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि घर जो है संज्ञा है, संज्ञा से पहले यह सर्वनाम आया है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे कहें कि वह किसान है, तो वह किसान कहने से ये सर्वनाम होगा। और यदि कहें कि वह व्यक्ति किसान है, तो जो व्यक्ति संज्ञा हो गया, तो संज्ञा के पहले सर्वनाम लगा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे कहें कि कोई आया है, कोई आया है, तो जो है कोई शब्द जो है क्रिया के पहले आया है, तो ये सर्वनाम होगा। और कहें कि कोई व्यक्ति आया है, तो व्यक्ति जो है संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो सार्वनामिक विशेषण पहचानने की ये तरीका है कि वो संज्ञा से पहले आना चाहिए सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है, तो उसे अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम की विशेषता होती है कि वह संज्ञा के पहले लगेगा, तभी वो जो है सार्वनामिक विशेषण होगा, नहीं तो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति आया था, तो जो है यहाँ पे कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है संज्ञा के पहले लगा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे कि वहाँ कुछ लोग हैं, कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और लोग संज्ञा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लोग संज्ञा के पहले लगा है, तो इसलिए ये जो है अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया।
तीसरा है प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? जब कोई प्रश्नवाचक शब्द अपने मूल रूप में आकर किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है तो उसे प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो है में सर्वनाम अपने मूल रूप में आता है, इसलिए इसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला है संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। किसे कहते हैं? जब कोई संबंधवाचक सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर किसी की विशेषता बताए तो उसे संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी जो जा रहा है वह बहुत परिश्रमी है, तो यहाँ पे जो है संबंधवाचक सर्वनाम है और ये संज्ञा के पहले आया है, तो ये संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हुआ। अगला है सार्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, तो उसमें से पहला है निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द जुड़ जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, तो उसे निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यही वह लड़का है जो कल आया था, तो यही जो है यही सर्वनाम है और यह कैसा सर्वनाम है? यौगिक सर्वनाम है। मौलिक सर्वनाम तो यह होगा, यह में ही जुड़ा तो यही बना, तो ये यौगिक सर्वनाम होगा। तो यही वह लड़का है जो कल आया था और यह संज्ञा के पहले लगा हुआ है, तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगला है अनिश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। किसे कहते हैं? जब किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द जुड़ जाए तथा वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करे तो उसे अनिश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ कुछ एक लोग हैं, जैसे वहाँ कुछ एक लोग हैं, तो जो है कुछ एक जो है ये यौगिक सर्वनाम है। कुछ जो है अनिश्चयवाचक यौगिक मौलिक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कोई और कुछ में एक जुड़ गया तो कुछ एक बन गया, तो ये यौगिक सर्वनाम हो गया। वहां कुछ लोग हैं। अगला है संबंधवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। किसे कहते हैं? यदि किसी संबंधवाचक सर्वनाम में कोई शब्द जुड़ जाए तथा वह संबंधवाचक सर्वनाम किसी पद से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करे तो उसे संबंधवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश तो वैसा जो है ये यौगिक सर्वनाम हुआ। मौलिक सर्वनाम वह है, वह में ए प्लस सा जुड़ गया तो वैसा बन गया, तो ये यौगिक सर्वनाम हो गया। अगला है प्रश्नवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। किसे कहते हैं? यदि किसी प्रश्नवाचक शब्द में कोई अन्य शब्द जुड़ जाए तथा वह प्रश्नवाचक शब्द किसी की विशेषता बताने लगे हेतु प्रयुक्त हो तो उसे प्रश्नवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है, तो कैसा जो है यौगिक सर्वनाम है और ये तो यहाँ पे कैसा क्या है? यौगिक सर्वनाम है। क्योंकि मूल सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक कौन और क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा जो है यौगिक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ये यौगिक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो देख लेते हैं। जैसे विशेषण के रूप। विशेषण के अगर पूछे कि विशेषण के रूप कितने होते हैं, तो विशेषण के 3 रूप होते हैं। पहला है उद्देश्य या सामान्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण, तीसरा है प्राविशेषण। उद्देश्य या सामान्य विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई विशेषण संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताए तो उसे उद्देश्य या सामान्य विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम हरी कमीज पहने हैं, तो हरी जो है
संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है। कमला लाल फ्रॉक पहने हैं, तो यहाँ पे फ्रॉक क्या है? फ्रॉक संज्ञा है और उसके पहले लाल विशेषण लगा हुआ है, तो ये जो है सामान्य उद्देश्यवाचक विशेषण हुआ। अगला है विधेय विशेषण किसे कहते हैं? जब विशेषण जो है संज्ञा के बाद आए, जैसे यह गाय लाल है। लाल जो विशेषण है ये गाय संज्ञा के बाद आया है, तो इसलिए ये विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण जो है संज्ञा के बाद लगता है, उद्देश्य विशेषण जो है संज्ञा के पहले लगता है। जैसे यह कुत्ता भूरा है, कुत्ता जो है संज्ञा है, उसके बाद भूरा विशेषण आया है, तो ये विधेय विशेषण हुआ। अगला है प्राविशेषण। प्राविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए, जैसे वह बहुत चतुर है, तो यहाँ पे चतुर जो विशेषण है और उसके पहले बहुत लग गया, तो वो विशेषण की विशेषता बता रहा है। जैसे यह गाय गहरी लाल है, लाल यहाँ पे विशेषण है और गहरी शब्द जो है उसकी लाल की विशेषता बता रहा है, तो ये प्राविशेषण हो गया। अगला विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 है मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। तो मूलावस्था किसे कहते हैं? जहां किसी की तुलना नहीं हो, वो मूलावस्था है। जैसे गीता ईमानदार है, तो यहाँ पे तुलना नहीं हो रही है गीता की विशेषता बताई जा रही है और इसमें ईमानदार विशेषण है। जैसे वह नदी गहरी है, तो नदी की विशेषता क्या है? गहरी है, तो गहरी विशेषण हुआ, नदी संज्ञा हुई और ये अपने मूल रूप में आया है। उत्तरावस्था, जहां 2 से तुलना हो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे सीता गीता से ईमानदार है, यहाँ पे जो है तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है? गीता की तुलना सीता से हो रही है कि गीता जो है सीता से ईमानदार है। यह पर्वत उच्चतर है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। उच्चतर है, तो जहाँ पे तुलना हो, 2 लोगों की तुलना हो, वहाँ उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था कहाँ होगा? जहाँ 2 से अधिक लोगों की तुलना हो, वहाँ उत्तमावस्था होती है। जैसे श्याम राजू और रवि से ईमानदार है, तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों की तुलना हो रही है, इसलिए ये उत्तम अवस्था है। जैसे यह पर्वत उच्चतम है, तो उत्तरावस्था में उच्चतर और उत्तमावस्था में उच्चतम शब्द का प्रयोग होगा। स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। यदि पूछे क्वेश्चन कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। नंबर 1 विशेष विशेषण, नंबर 2 विधेय विशेषण। और विशेषण शब्द पहचानने का तरीका क्या है? तो जैसे कि शब्द दे देता है कि ये इसमें से 4 ऑप्शन दिया कि इसमें से कौन सा विशेषण है, कौन विशेषण नहीं है, तो उसको पहचानने का तरीका होता है कि आप शब्द जो है लिख लें और उसमें रख के देखें कि फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर फिट बैठ जा रहा है तो वो विशेषण होगा, नहीं फिट बैठ रहा है तो विशेषण नहीं होगा। जैसे आप जो है शब्द लिख लें कि वाक्य लिख लें, मोहन ... है। अब उसमें जो है जैसे पूछा कि आध्यात्मिक विशेषणिक शब्द है कि नहीं है, तो आप उसको बीच में बैठा के देखिए कि बैठ रहा है कि नहीं, तो देखेंगे मोहन आध्यात्मिक है, ये बैठ रहा है। और उसका विशेष क्या होगा? अध्यात्म का विशेषण आध्यात्मिक है, तो अध्यात्म को बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा। जैसे मोहन अध्यात्म है, ये नहीं बैठ रहा, बल्कि बैठ रहा है मोहन आध्यात्मिक है। जैसे मोहन आराध्य है, आराध्य शब्द जो है बैठ जा रहा है, तो ये विशेषण है। और ये इसका विशेष होगा आराधना। आराधना शब्द बैठाएं तो नहीं बैठेगा, मोहन आराधना है, उतना सटीक नहीं बैठ रहा है। तो इस तरह से जो है शब्द में फिट करके देखेंगे तो
विशेषणिक शब्द जो है पहचान में आ जाएगा। मतलब ये 95% ये फार्मूला काम देता है। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।